Hello students, welcome back again in a online video class. Today we'll study the last topic of our social science chapter number 1, that is heritage of India. In that last topic is India, land and people. अब ये लास्ट टॉपिक में सबसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमको इंडिया के पीपल के बारे में पता लगेगी. तो आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका. मतलब एंशियंट टाइम में, बहुत ही प्राचीन काल में प्रिमिटिव मैन, उनका एग्जिस्टेंस कहाँ पर हुआ? इंडिया और ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेस्मराइज्ड बाय वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया. ये पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा है. हमने पहले भी ये जाना हुआ है कि फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हमारे देश के कल्चर और हेरिटेज से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, तो वही रीज़न से वो हमारे देश में आना चाहते थे. थर्ड पॉइंट, कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर. सो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे ट्राइब्स जिसको हम प्रजातियां बोलते हैं, उनके एविडेंट यहाँ पर मिल पाए. कहाँ पर? इंडिया में. द द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया. ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है. सबसे पुराना या सबसे एंशियंट पीपल कौन थे? द्रविडियंस. इसके बारे में एक प्रजाति है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. राइट, तो अभी के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया. तो द्रविडियंस सबसे एंशियंट पीपल थे, ऐसा माना जाता था. बट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्रविडियन 6 more tribes came and settled in इंडिया. क्या बता रहे हैं इसके अंदर? लेकिन मॉडर्न रिसर्चर क्या बता रहे हैं? दैट द्रविडियन के आने से पहले 6 और ट्राइब्स है जो हमारे इंडिया में आकर सेटल हुई है. तो मॉडर्न रिसर्चर में 2 चीज़ का रिसर्च किया गया था. एक तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की स्टडी, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन बिहेवियर का जो रिसर्च होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. तो मॉडर्न रिसर्चर ने इन दोनों टर्म्स का रिसर्च करके ये प्रूव किया कि द्रविडियंस के आने से पहले भी 6 और ट्राइब्स थी जो हमारे देश में आकर सेटल हुई थी. तो आइए इसकी जानकारी डिटेल में लेते हैं. पहला है नेग्रिटोइड, इसको हब्सी पीपल भी बोला जाता है. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट निग्रेट और निग्रोज आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री के रिसर्चर होते हैं, हिस्ट्री के जानकार होते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस. वो ये मानते हैं कि जो ये निग्रेट या तो निग्रोज, दोनों एक ही है, 2 अलग नाम है, बस मीनिंग एक ही है. वो सबसे ज़्यादा एंशियंट इनहेबिटेंट्स है, मतलब वो सबसे एंशियंट पीपल है जो इंडिया में आए हैं. ओके, दे हैव केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बालूचिस्तान टू इंडिया. वो अफ्रीका से बालूचिस्तान होकर फिर इंडिया में आए हैं. और नेक्स्ट पॉइंट में इसका फिजिकल फीचर्स देखा गया है कि नेग्रोइड पीपल या तो निग्रेट पीपल कैसे होते हैं, हब्सी पीपल कैसे होते हैं. दे वेर ब्लैक, वो ब्लैक थे. उनकी हाइट 4 to 5 फीट थी और उनके हेयर कैसे थे? कर्ली हेयर. तो ये तो आपको ये 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ निग्रेट पीपल बताइए. तो आपको ये लिखना है कि वो ब्लैक है, उनका हाइट 4 to 5 फीट है और उनके कर्ली हेयर है. नेक्स्ट ट्राइब देखते हैं, एस्ट्रोलॉइड, जिसको हम निषाद पीपल भी बोलते हैं. पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. ये प्रजाति के लोग कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया थे. और इनके फिजिकल फीचर्स क्या है? ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, मतलब ब्लैक स्किन और ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज और शॉर्ट इन हाइट, कद में भी छोटे. तो ये इनके फिजिकल फीचर्स है. तो मैं रिपीट कर दे रही हूँ, इनके ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड है,
flat nose, short in height. Next point, the Aryan who came later on to India call them निषाद. आर्यन भी एक ट्राइब है, एक प्रजाति है जो who came later on to India, जो बाद में आए थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉइड पीपल को क्या नाम दिया है? निषाद. वो निषाद पीपल कहकर बुलाते थे. तो आर्यंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. द ओरिजिन ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, काशी, tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the astroloids. मतलब क्या बता रहे हैं कि ऐसी और भी प्रजातियाँ थी जो हमारे देश में आई थी, जैसे नाम दिए हैं कोल एंड मुंडा, काशी ट्राइब्स ऑफ आसाम, ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार. इनमें भी एस्ट्रोलॉइड्स जैसी ही सिमिलरिटीज़ पाई गई थी. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. ऐसी प्रजातियाँ जो कोल एंड मुंडा, ये सारी प्रजातियों का हमारे इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है. जैसे इमेंस वर्ड यूज़ किया है इसलिए. नेक्स्ट पॉइंट, दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, वोर कॉटन क्लॉथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स. वो क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे, प्योर कॉटन का कपड़ा बनाते थे और अदर स्किल्स भी जानते थे. दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू. वो धार्मिक मान्यता में भी ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस था या वो ज़्यादा धार्मिक मान्यता पे बिलीव करते थे. सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं द्रविडियंस के बारे में. थर्ड ट्राइब्स है, उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया. द्रविडियंस ओरिजिनली इंडिया से ही बिलोंग करते थे. दे वेर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन. डिसेंडेंट मतलब ताल्लुक रखना, उनका डायरेक्ट ताल्लुक किससे था? स्टोन एज सिविलाइजेशन जो एंशियंट टाइम में था. थर्ड पॉइंट, दे वेर द क्रिएटर्स ऑफ मोहनजोदारो कल्चर. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हु वॉज द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर. तो द्रविडियंस थे, वो मोहनजोदारो कल्चर के क्रिएटर थे. नेक्स्ट पॉइंट, द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स. लेटर ऑन दे वेर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस. जो दूसरी प्रजातियाँ जो नॉर्थ से आई थी वो भी द्रविडियंस के लैंग्वेज के साथ मिंगल हो गई, या तो सर्वाइव कर लिया या तो उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया, उनके कल्चरल फीचर्स को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में उनको भी द्रविडियंस कंसिडर किया गया या माना जाता था. फिफ्थ पॉइंट, द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड. द्रविडियंस ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, जो देवी होती थी गॉडेस, उसको मदर का कंसेप्ट दिया गया था और देवता को फादर का कंसेप्ट दिया हुआ था. जैसे कि एक कंसेप्ट है दैट भगवान में भी आप देख सकते हैं, शिव है उसको फादर का कंसेप्ट दिया हुआ है या माना जाता है, और पार्वती को माता का या तो मदर का कंसेप्ट माना जाता है. So I hope you are clear with the third point, Dravidians. Let's move with fourth point, other tribes. Apart from above, Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribe were also there in India. और भी प्रजातियाँ थी जिनका नाम दिया हुआ है, मोंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मोनॉइड ट्राइब. ये भी इंडिया में ही सेटल हुई थी. अब पहले हम जानते हैं मोंगोलॉइड. They came to India from North China via Tibet and settled at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal, etc. ये प्रजाति भी इंडिया में आई. कहाँ से? नॉर्थ चाइना, जहाँ से कोरोना आया था. वाया टिबेट मतलब टिबेट से होकर वो कहाँ सेटल हो गए? नॉर्थ आसाम में, सिक्किम में, भूटान, वेस्ट बंगाल, एक्सेट्रा. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स. उन्होंने भी इंडियन के कल्चर को एक्सेप्ट किया और वो भी क्या बन गए? इंडियनाइज. मोंगोलॉइड पीपल पॉजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चब्बी चिक्स,
almond shaped eyes etc. अब mongoloid people के physical characteristics क्या थे? येलो कॉम्प्लेक्शन, मतलब येलोइश फेस था, फ्लैट फेस था, चब्बी चिक्स थे, एलमोंड शेप्ड आइज थे, मतलब बादाम जैसी दिखने वाली आंखें उनकी थी। तो ये इनके सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो मेंशन नहीं की गई है, दैट ऐसे येलोइश कॉम्प्लेक्शन वाले फेसिस को किराट भी बोला जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज किराट, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मोनाइट के बारे में भी हम ये सारी ट्राइब्स की भी जानकारी लेते हैं। फर्स्ट, दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये ट्राइब्स के पीपल कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। सेकेंड, ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज़, मतलब ये तीनों प्रजातियों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सिमिलर थे। ओके, या तो उनके ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई गई थी। थर्ड, द ओरिजिन of these tribes are found in a large number in गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा। तो ये सारी जो भी ट्राइब्स थी वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिली थी या कहाँ से उत्पन्न हुई थी? गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा। नेक्स्ट इज आर्यंस। The Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. आर्यन सिविलाइजेशन के क्रिएटर कौन थे? नॉर्डिक आर्यंस। ओके, ये प्रजाति का नाम है नॉर्डिक आर्यंस, और उन्होंने क्या क्रिएट किया था? आर्यन सिविलाइजेशन, जो हमारे इंडिया में है। नंबर 2, हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में हिंदूज को भी क्या माना जाता था? आर्यंस। ये हमने स्टडी कर लिया है। थर्ड, द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यव्रत। मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर आर्यंस बहुत पाए गए थे, उस रीजन को हम क्या बोलते थे? आर्यव्रत। फोर्थ पॉइंट, द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला इन बिहार इन द ईस्ट, इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड में जो आर्यव्रत का एरिया था वो कहाँ तक फैला हुआ था? मिथिला, जो बिहार से ईस्ट की ओर से लेकर विंध्याचल साउथ तक, मतलब इनका ये एरिया यहाँ तक एक्सपांडेड था, इतना एक्सटेंडेड था। एज 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। 7 रिवर इनके रीजन की ओर फ्लो कर रही थी, तो वो रीजन को क्या बोला जाता था? सप्त सिंधु। अभी हम आते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हम अपने हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करके रखें, कैसे उसको कंजर्व करके रखें, ये टॉपिक में हम ये जानेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर मेंशन इन आर्टिकल 51A। मतलब आर्टिकल जो 51A है उसके अंदर हमारे इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ओके, आगे पढ़ते हैं। In that 6, 7 and 9 describe the following duties for preservation of our cultural heritage। मतलब आर्टिकल 51A के अंदर भी पॉइंट नंबर 6, 7 और 9 में हमारे जो कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए जो ड्यूटीज़ है वो सारी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। कौन से पॉइंट्स में? 6, 7 एंड 9 में। आइए देखते हैं हमारी ड्यूटीज़ क्या है हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। सो सबसे पहला है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हमारे जो कल्चर है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमको उसकी समझ होनी चाहिए। ओके, हमको उसको प्रिजर्व कैसे करना है, उसकी हमारे लाइफ में
क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझना ज़रूरी है। तो पहला ये ड्यूटी है। दूसरी चीज़, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के अलावा हमको फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को भी संभालना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। कंपैशन का मतलब क्या होता है? दया या तो केयर। हमको उनके प्रति दया या तो केयर दिखानी चाहिए उन लिविंग क्रिएचर्स के लिए। ओके, आई होप सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। बहुत ही ईजी है ये तीनों पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका हम ध्यान रखें, उसकी केयर करें, प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ वायलेंस भी हम कम कर दें। ओके, या तो वायलेंस को बिल्कुल ही हटा दें। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। उसका जल्दी जल्दी मैं फटाफट रिकैप्चुलाइजेशन करा देती हूँ। पहला है कि हमको हमारे कल्चर का इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी है ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। नंबर 2, हम अपने जो फॉरेस्ट है, टैंक्स है, रिवर्स, पॉन्ड्स, नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके प्रति हम दया दिखाएं, उनकी केयर करें और साथ ही साथ हम उनको मेंटेन भी करते जाएं। थर्ड पॉइंट, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना वो हमारा काम है और वायलेंस या तो हिंसा जैसी चीज़ को बिल्कुल ही हटा देना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर है। सो थैंक यू, बाय बाय।